सोचिए, एक तरफ देश के खेतों में थोड़ी सुस्ती छाई हुई है और दूसरी तरफ विदेशी निवेशक भारत के भविष्य पर मतलब अरबों डॉलर का दांव लगा रहे हैं। बिल्कुल। और एक तरफ हम जमीन पर नए हाईवे बना रहे हैं और दूसरी तरफ अंतरिक्ष के तारों को देखने के लिए डार्क स्काई पार्क खोज रहे हैं। आज हमारे पास जो स्रोत हैं, इंडियन स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स एंड नेशनल पॉलिसी रिव्यू, वो कुछ ऐसे ही दिलचस्प विरोधाभासों से भरे हैं। सही कहा। तो आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। हमारा मिशन सिर्फ खबरों को पढ़ना नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था, तकनीक, रक्षा और समाज से जुड़े इन अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर भारत के भविष्य की एक साफ तस्वीर उकेरना है। और हाँ, आज 4 मार्च 2026 है। हाँ, आज का दिन। बिल्कुल, पूरे भारत में आज का दिन राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस या नेशनल सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है। इसका मूल उद्देश्य कार्यस्थलों पर दुर्घटनाओं को रोकना और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो आज की ये चर्चा केवल कुछ छिटपुट डेटा पॉइंट्स के बारे में नहीं है। मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का जो विचार है, यानी भविष्य के खतरों को पहले से भांप लेना और तैयारी करना, वही विचार हमारी अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय नीतियों पर भी लागू होता है। एकदम सही बात है। जब हम इन तमाम नीतियों या रणनीतिक कदमों का गहराई से विश्लेषण करते हैं, तो ये समझ में आता है कि एक देश के रूप में हम भविष्य के किन खतरों और अवसरों के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे अर्थव्यवस्था के इंजन रूम में झांकते हैं। सबसे पहली और बड़ी बात जो स्रोतों से उभर कर आ रही है, वो है अर्थव्यवस्था को मापने के पैमाने में बदलाव। बेस ईयर वाला बदलाव, राइट? हाँ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ ने जीडीपी और जीवीए के अनुमानों को मापने के लिए एक नया बेस ईयर पेश किया है, जो अब 2022-23 होगा। अब जीडीपी तो काफी आम शब्द है, लेकिन मैं सोच रहा था कि ये जीवीए क्या है और इस बेस ईयर को बदलने का असल मतलब क्या है। देखिए, इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि जैसे हम अपने स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम समय समय पर अपडेट करते हैं ताकि नए ऐप्स ठीक से चल सकें। अच्छा उदाहरण है। तो वैसे ही अर्थव्यवस्था को मापने का स्केल या बेस ईयर भी अपडेट करना पड़ता है। समय के साथ अर्थव्यवस्था में बहुत से संरचनात्मक बदलाव आते हैं। नए उद्योग शुरू होते हैं, पुराने उद्योगों का काम करने का तरीका बदल जाता है। मतलब पुराने तरीके से नापेंगे तो सही तस्वीर नहीं दिखेगी। बिल्कुल। 2022-23 को नया बेस ईयर बनाने का मतलब है कि अब आर्थिक गणनाएं उन नए बदलावों को अधिक सटीकता के साथ दर्शाएंगी। और जहां तक जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड का सवाल है, तो ये बुनियादी तौर पर अर्थव्यवस्था को उत्पादकों के नजरिए से देखता है, प्रोड्यूसर्स के नजरिए से। हाँ, ये बताता है कि किसी उत्पाद या सेवा में असल में कितना मूल्य जोड़ा गया है। इससे हमें सब्सिडी और टैक्स के असर को हटाकर अर्थव्यवस्था की एक बहुत ही जमीनी तस्वीर मिलती है। ये तो हुई पूरी अर्थव्यवस्था के पैमाने की बात, लेकिन अगर हम सिर्फ कृषि क्षेत्र के आंकड़ों को देखें, तो वहां तस्वीर थोड़ी चिंताजनक लगती है मुझे। हाँ, वो आंकड़े थोड़े मतलब वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के विकास दर का अनुमान 2.4% रखा गया है, जो पिछले साल 4.9% था। ये तो सीधे तौर पर आधी गिरावट है। ये आंकड़ा निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र की गति में आ रही कमी का संकेत देता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। जब कृषि के विकास दर गिरती है, तो इसका सीधा असर ग्रामीण मांग और खपत पर पड़ता है। ग्रामीण भारत की क्रय शक्ति ही तो पूरी अर्थव्यवस्था को चलाती है। बिल्कुल सही। लेकिन यहीं पर एक बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है। एक तरफ हमारे अपने खेत सुस्त पड़ रहे हैं और दूसरी तरफ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई के आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। हाँ, एफडीआई के नंबर्स तो काफी मजबूत आए हैं। वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में भारत ने 12.69 बिलियन डॉलर का एफडीआई हासिल किया है। यह 16.6% की भारी उछाल है। तो ये कैसी अर्थव्यवस्था है जहां एक हिस्सा संघर्ष कर रहा है और दूसरे हिस्से में विदेशी पैसा बरस रहा है? ये सवाल बहुत ही अहम है। देखिए, ये दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था इस वक्त टू स्पीड या दो अलग-अलग गतियों पर चल रही है। टू स्पीड इकोनॉमी। विदेशी निवेशकों का यह 16.6% का उछाल इस बात का सबूत है कि वैश्विक पूंजी भारत के कॉरपोरेट, तकनीकी और विनिर्माण क्षेत्र को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है।
उन्हें भारत की दीर्घकालिक विकास कहानी पर पूरा भरोसा है। पर कृषि का क्या? वही तो, यह हमारे नीति निर्माताओं के लिए एक चुनौती भी है कि कॉरपोरेट और तकनीकी क्षेत्र की इस तेज गति का लाभ कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था तक कैसे पहुंचाया जाए। और शायद यही कारण है कि अब राज्य सरकारें भी अपने दम पर विकास को रफ्तार देने की कोशिश कर रही हैं। आप किसी खास राज्य की बात कर रहे हैं? हाँ, उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना 1.72 लाख करोड़ रुपए का राज्य बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ओम प्रकाश चौधरी द्वारा पेश किए गए इस बजट में बुनियादी ढांचे के विस्तार और कल्याणकारी कार्यक्रमों पर भारी जोर दिया गया है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का इतना बड़ा बजट ये दिखाता है कि राज्य स्तर पर राजकोषीय नीतियां कितनी आक्रामक हो गई हैं। मतलब वो सिर्फ केंद्र पर निर्भर नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो अब सिर्फ केंद्र के भरोसे नहीं बैठे हैं। जब राज्य सरकारें बुनियादी ढांचे पर इतना भारी सार्वजनिक खर्च या कैपेक्स करती हैं, तो इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा होता है और इसी से अर्थव्यवस्था के उस निचले हिस्से को सहारा मिलता है जिसकी बात हम अभी कृषि के संदर्भ में कर रहे थे। सही कहा। अच्छा, अर्थव्यवस्था की इन बड़ी बातों के बीच बैंकिंग से जुड़ी एक छोटी सी खबर भी ध्यान खींचती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर 11.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना लगाया है। अब महिंद्रा जैसी विशाल कंपनी के लिए 11.5 लाख रुपए तो शायद चाय पानी का खर्च होगा। फिर ये खबर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? यहाँ असल बात पैसे की मात्रा नहीं है, बल्कि उस संदेश की है जो आरबीआई दे रहा है। संदेश? कैसा संदेश? ये जुर्माना वित्तीय निरीक्षण के दौरान पाई गई विनियामक खामियों के कारण लगाया गया है। आरबीआई ये स्पष्ट सिग्नल दे रहा है कि चाहे कोई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी एनबीएफसी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अनुपालन या कंप्लायंस में कोई भी ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मतलब रूल्स तो रूल्स हैं। एकदम। और इसी कड़ी में आरबीआई का एक और कदम देखा जा सकता है, एनयूसीएफडीसी के लिए नए दिशा निर्देश। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा था। ये एनयूसीएफडीसी क्या है? इसे शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन बताया जा रहा है। नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यही इसका पूरा नाम है। देखिए, शहरी सहकारी बैंक अक्सर छोटे स्तर पर काम करते हैं। हाँ, उनके पास बहुत ज्यादा फंड्स नहीं होते। बिल्कुल, उनके पास बड़े व्यावसायिक बैंकों जैसी तकनीकी या वित्तीय ताकत नहीं होती। ये नया अम्ब्रेला संगठन इन छोटे बैंकों को पूंजी जुटाने, तकनीक अपग्रेड करने और तरलता बनाए रखने में एक केंद्रीय मदद का काम करेगा। ये सहकारी बैंकिंग इकोसिस्टम को जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत बनाएगा। ये तो हुई वित्तीय प्रशासन की बात, लेकिन सरकारी प्रशासन में जो असली क्रांति आ रही है वो पूरी तरह से डिजिटल है। वो हाईवेज वाला पोर्टल? हाँ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजमार्ग प्रवेश 2.0 नाम का एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ये राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे पेट्रोल पंप या रेस्टोरेंट जैसी सुविधाओं के लिए एनओसी जारी करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी बना देगा। ये एक बहुत जरूरी कदम था। और सिर्फ हाईवे पे ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी सीबीआईसी ने कस्टम्स निकासी के लिए स्विफ्ट 2.0 और अतिथि 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। इन पोर्टल्स का मतलब सिर्फ कागजी कार्रवाई कम करना नहीं है। जब कोई राजमार्ग प्रवेश 2.0 या स्विफ्ट 2.0 के जरिए काम करता है तो वहां मानवीय हस्तक्षेप कम हो जाता है। और जहां इंसान कम होंगे वहां भ्रष्टाचार भी कम होगा। बिल्कुल, इससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म होती है और काम में तेजी आती है। अतिथि 2.0 के साथ जो डिजिटल ट्रैवलर्स गाइड जोड़ी गई है, वो अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को काफी आसान बनाएगी। यह प्रशासन के डिजिटलीकरण में एक बहुत बड़ी छलांग है। और ये जो पूरी डिजिटल छलांग है, चाहे वो कस्टम्स में हो या हाईवे पर, ये सब हवा में तो हो नहीं रहा है। इन सब के पीछे जो असली दिमाग है वो हार्डवेयर है। सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं आप? हाँ, और यहीं से हमारी चर्चा तकनीक और भविष्य के नवाचारों की तरफ मुड़ती है। मेरी उत्सुकता गुजरात की उस सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस को लेकर बहुत बढ़ गई है, जहां जापान, दक्षिण कोरिया और मलेशिया की कंपनियों से 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आए हैं। सेमीकंडक्टर्स आज की दुनिया का नया तेल है। हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की जान यही है। 1600 करोड़ रुपए का ये निवेश सिर्फ एक वित्तीय आंकड़ा नहीं है। तो फिर ये क्या दर्शाता है? ये भू राजनीतिक आपूर्ति श्रृंखला यानी जियोपॉलिटिकल सप्लाई चेन में हो रहे बदलाव का प्रतीक है।
दुनिया भर की कंपनियां अब सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए केवल 1 या 2 देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहती। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। बिल्कुल, वे भारत को एक भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही हैं और गुजरात इस इकोसिस्टम का केंद्र बनता जा रहा है। और सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई में भी भारत अपनी वैश्विक उपस्थिति दर्ज करा रहा है। इंडिया एआई मिशन के तहत भारत और स्वीडन के बीच एआई तकनीकों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये बहुत अहम साझेदारी है। इसके अलावा जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है HCL टेक और IIT कानपुर के बीच हुई साझेदारी। वे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए एंटरप्राइज रेडी एआई सॉल्यूशंस विकसित करेंगे। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि ये एंटरप्राइज रेडी एआई क्या होता है। ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है। अक्सर विश्वविद्यालयों में जो एआई रिसर्च होती है वो बहुत उन्नत होती है, लेकिन वो लैब्स या शोध पत्रों तक ही सीमित रह जाती है। हाँ, इंडस्ट्री तक पहुंच ही नहीं पाती। सही कहा। एंटरप्राइज रेडी का मतलब है उस रिसर्च को ऐसे व्यावहारिक उत्पादों में बदलना जिन्हें बड़ी कंपनियां सीधे अपने व्यवसाय में इस्तेमाल कर सकें। जैसे किसी सप्लाई चेन को ऑटोमेट करना हो। हाँ, चाहे वो सप्लाई चेन को बेहतर बनाना हो या ग्राहक सेवा को स्वचालित करना हो। HCL टेक और IIT कानपुर का ये गठजोड़ ज्ञान को सीधे बाजार के लायक बनाने का एक शानदार प्रयास है। तकनीकी मोर्चे पर कुछ और भी अहम साझेदारियां हुई हैं, जैसे डिजिटल संवाद को सुरक्षित बनाने के लिए एयरटेल और गूगल ने हाथ मिलाया है ताकि भारतीय उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित और इंटरैक्टिव मैसेजिंग सेवाएं मिल सके। सिक्योरिटी आज के समय में बहुत जरूरी है। वहीं ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA और IIT दिल्ली के बीच एक समझौता हुआ है। इसके तहत सदस्य देशों के बीच सौर ऊर्जा अनुसंधान और क्षमता निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ ISA और IIT दिल्ली का समझौता एक बेहतरीन क्लाइमेट डिप्लोमेसी या जलवायु कूटनीति का उदाहरण है। क्लाइमेट डिप्लोमेसी? हाँ, क्योंकि सौर ऊर्जा अब केवल पर्यावरण बचाने का साधन नहीं है, बल्कि यह एक प्रमुख भू राजनीतिक उपकरण बन गया है। भारत इन साझेदारियों के जरिए ग्लोबल साउथ के देशों को तकनीक और प्रशिक्षण देकर खुद को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित कर रहा है। तकनीक के इस पूरे परिदृश्य में स्वास्थ्य और अनुसंधान को कैसे भूल सकते हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी के तहत रिकॉम्बिनेंट सेल्स और सेंसस के लिए एक नई केंद्रीय सुविधा का उद्घाटन किया गया है। ये सुनने में बहुत ही जटिल वैज्ञानिक नाम लगता है। नाम जटिल जरूर है, लेकिन इसका काम बहुत क्रांतिकारी है। आसान भाषा में कहें तो रिकॉम्बिनेंट सेल तकनीक के तहत अलग-अलग स्रोतों से जेनेटिक सामग्री को मिलाकर नए सेल बनाए जाते हैं। तो इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? इन सेल्स का उपयोग बीमारियों की सटीक पहचान करने वाले सेंसर्स बनाने या नई दवाइयां विकसित करने में होता है। ऐसी अत्याधुनिक सुविधाएं भारतीय वैज्ञानिकों को विश्व स्तरीय शोध करने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा प्रदान करती हैं। कमाल है। इन सब तकनीकी और आर्थिक बदलावों के बीच अगर हम देश की सुरक्षा दीवारों की तरफ देखें तो वहां भी आत्मनिर्भरता की एक बड़ी लहर दिखाई देती है। आप डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं? हाँ, रक्षा क्षेत्र में 5083 करोड़ रुपए के नए अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें कोस्ट गार्ड के लिए 6 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH Mark 3 और भारतीय नौसेना के लिए स्टिल मिसाइलें शामिल हैं। ये सौदे 2 अलग-अलग मोर्चों को मजबूत करते हैं। कोस्ट गार्ड के लिए ALH Mark 3 हेलीकॉप्टर हमारे तटीय निगरानी तंत्र को मजबूत करेंगे, जो 26/11 जैसे हमलों के बाद से हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। और स्टिल मिसाइलें? दूसरी तरफ स्टिल मिसाइलें हैं। ये सरफेस टू एयर यानी सतह से हवा में मार करने वाली प्रणालियां हैं जो हमारे युद्धपोतों को दुश्मन के विमानों या मिसाइलों के हवाई हमलों से बचाती हैं। रक्षा अनुबंधों में एक और बात है जिसने मेरा ध्यान खींचा। ठाणे के एक शिपयार्ड में 4 500 टन क्षमता वाले ईंधन बार्ज या फ्यूल बार्ज बनाने का समझौता हुआ है। मिसाइलों और हेलीकॉप्टरों के बीच ये ईंधन ढोने वाले बार्ज इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि लॉजिस्टिक से जीते जाते हैं। बिल्कुल, बिना ईंधन के तो जहाज चलेंगे ही नहीं। वही बात है, ये ईंधन बार्ज नौसेना के जहाज़ों को खुले समुद्र में ईंधन की आपूर्ति करते हैं, जिससे युद्धपोतों को बार बार बंदरगाह नहीं लौटना पड़ता। ठाणे के शिपयार्ड में इनका निर्माण न केवल हमारी नौसेना की समुद्री पहुंच को बढ़ाता है, बल्कि स्वदेशी जहाज निर्माण उद्योग को भी सीधा फायदा पहुंचाता है। कूटनीति और व्यापार के मोर्चे पर भी एक अहम खबर है।
भारत और यूरोपीय संघ यानी ईयू के बीच मोस्ट फेवर्ड नेशन या एमएफएन दर्जे को लेकर सहमति बनी है। इसके तहत जब प्रस्तावित फ्री ट्रेड अग्रीमेंट लागू हो जाएगा, उसके बाद 5 साल के लिए दोनों एक दूसरे को ये दर्जा देंगे। ये एमएफएन दर्जा असल में व्यापार में कैसे काम करता है? देखिए, मोस्ट फेवर्ड नेशन का नाम सुनने में ऐसा लगता है जैसे किसी एक देश को विशेष छूट दी जा रही हो। हाँ, नाम से तो यही लगता है कि कोई फेवरेट है। लेकिन विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार इसका मतलब एकदम उल्टा है। इसका मतलब है भेदभाव न करना। अगर भारत यूरोपीय संघ को एमएफएन दर्जा देता है तो इसका अर्थ है कि वो यूरोपीय संघ के साथ वैसा ही अनुकूल व्यापारिक व्यवहार करेगा जैसा वो अपने किसी भी अन्य पसंदीदा व्यापारिक भागीदार के साथ करता है। अच्छा, मतलब सबको एक समान अवसर मिलेगा। हाँ, ये दर्जा ये सुनिश्चित करेगा कि एफटीए लागू होने के बाद दोनों के बीच व्यापारिक बाधाएं कम हों और एक समान अवसर मिले। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बात हो रही है तो मध्य पूर्व से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के निधन के बाद वरिष्ठ मौलवी अली रेजा अराफी को ईरान का अंतरिम सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया है। ये मध्य पूर्व के भू राजनीतिक परिदृश्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। बिल्कुल, वहाँ की सत्ता संरचना ही ऐसी है। हाँ, ईरान की सत्ता संरचना में सर्वोच्च नेता के पास असीमित अधिकार होते हैं। ऐसे में नेतृत्व का ये परिवर्तन न केवल ईरान की आंतरिक नीतियों को बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को गहरे स्तर पर प्रभावित कर सकता है। मुझे लगता है कि वैश्विक बाजार और कूटनीतिक हलकों में इस सत्ता परिवर्तन पर बहुत करीब से नजर रखी जा रही होगी। निश्चित रूप से। चलिए, अब इस वैश्विक हलचल और कूटनीति से निकलकर अपने अंतिम खंड की ओर चलते हैं, समाज, पर्यावरण और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी। यहाँ स्रोतों में एक जानकारी थी जो सच में मुझे हैरान कर गई। डार्क स्काई पार्क वाली। हाँ, तमिलनाडु के नमक्कल जिले में कोलियोर हिल्स के अरियूर शोला रिजर्व फॉरेस्ट में राज्य का पहला डार्क स्काई पार्क स्थापित किया गया है। डार्क स्काई पार्क, ये क्या होता है? ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी को बचाने की दिशा में एक बहुत ही खूबसूरत पहल है। आज हमारे शहरों में कृत्रिम रोशनी का प्रदूषण इतना ज्यादा हो गया है कि हम रात में आसमान के तारे तक नहीं देख पाते। हाँ, दिल्ली या मुंबई में तो तारे दिखते ही नहीं हैं। बिल्कुल। डार्क स्काई पार्क ऐसे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहां कृत्रिम रोशनी को सख्ती से नियंत्रित किया जाता है ताकि रात का आसमान अपने प्राकृतिक और घने अंधेरे स्वरूप में रहे। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इससे न केवल रात में सक्रिय रहने वाले वन्यजीवों को मदद मिलती है, बल्कि यह एस्ट्रो टूरिज्म या खगोल पर्यटन के लिए भी एक बेहतरीन जगह बन जाता है। सोचिए, बिना किसी शहरी चकाचौंध के एकदम साफ और तारों से भरे आसमान को देखना कैसा अनुभव होगा? बहुत ही अद्भुत होगा। समाज के मोर्चे पर एक और सकारात्मक पहल हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली कार्यक्रम के तहत महिलाओं पर केंद्रित 4 नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। इसी तरह संस्कृति मंत्रालय और फिक्की के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि भारत की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति बनाई जा सके। इन दोनों कदमों को एक व्यापक नजरिए से देखना जरूरी है। महिला सशक्तिकरण की योजनाएं ये सुनिश्चित करती हैं कि देश के आर्थिक विकास में आधी आबादी की पूरी भागीदारी हो। और संस्कृति मंत्रालय वाला MOU दूसरी तरफ संस्कृति और रचनात्मक अर्थव्यवस्था पर अक्सर आर्थिक चर्चाओं में ध्यान नहीं दिया जाता। फिक्की और संस्कृति मंत्रालय का ये समझौता इस बात की पहचान है कि हमारी कला, संगीत, फिल्म और रचनात्मक उद्योग केवल मनोरंजन नहीं है, मतलब इनका भी अर्थव्यवस्था में बड़ा रोल है। बिल्कुल, ये देश के GDP और सॉफ्ट पावर में एक बहुत बड़ा योगदान देने की क्षमता रखते हैं। और अब एक ऐसी रिपोर्ट की बात जो इन सभी नीतियों और अर्थव्यवस्था के केंद्र में मौजूद इंसान से जुड़ी है। सेपियन लैब्स ने ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट 2025 जारी की है। इस रिपोर्ट में आधुनिक समाज में मानसिक लचीलेपन या मेंटल रेजिलियंस और उत्पादक कार्यक्षमता के महत्व पर बहुत जोर दिया गया है। ये रिपोर्ट अर्थव्यवस्था और समाज के बीच की सबसे अहम कड़ी को सामने लाती है। हम अरबों डॉलर के निवेश, नई तकनीकों और बड़े रक्षा बजट की बात करते हैं, लेकिन इन सब को चलाने वाला मानव मस्तिष्क ही है। सही बात है। आज की तेज रफ्तार और सूचनाओं से भरी दुनिया में मानसिक तनाव बहुत तेजी से बढ़ा है। ये रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि मानसिक लचीलापन अब केवल एक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं रह गया है,
ये किसी भी देश की आर्थिक उत्पादकता और कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए एक अनिवार्य शर्त बन गया है। तो चलिए आज की इस गहन चर्चा के तमाम पहलुओं को समेटते हैं। हमने शुरुआत की थी अर्थव्यवस्था को मापने के नए तरीके यानी जीडीपी के नए बेस ईयर से। हाँ, हमने देखा कि कैसे कृषि में नरमी के बावजूद विदेशी निवेश तेजी से आ रहा है और राज्य सरकारें अपने बजट के जरिए विकास को गति दे रही हैं। फिर हमने डिजिटल हाईवे और कस्टम्स के नए पोर्टल्स पर बात की और वहां से हम तकनीक की तरफ गए। बिल्कुल, वहां से हम सेमीकंडक्टर्स और एंटरप्राइज रेडी एआई के भविष्य में गए। रक्षा मोर्चे पर मिसाइलों और ईंधन बार्ज की अहमियत समझी, एमएफएन दर्जे के कूटनीतिक मायने देखे और अंत में डार्क स्काई पार्क से होते हुए मानसिक स्वास्थ्य तक का सफर तय किया। ये पूरी यात्रा ये साबित करती है कि कोई भी नीति या विकास अलग-थलग काम नहीं करता। चाहे वो तकनीक में हो रहे बदलाव हों जो भविष्य के काम करने का तरीका तय करेंगे, या फिर पर्यावरण और मानसिक स्वास्थ्य की चिंताएं, ये सभी बिंदु आपस में गुंथे हुए हैं। सुनने वालों के लिए इसका सीधा अर्थ यही है कि भविष्य उसी का है जो इन तेज बदलावों के बीच अपना संतुलन बनाए रखना जानता है। बिल्कुल, और चूंकि आज 4 मार्च है जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक विचार उभर कर आता है। हम अक्सर कार्यस्थल पर सुरक्षा की बात करते हैं, मशीनों से बचना, हाईवे पर हादसों को रोकना। हाँ, जो कि जरूरी भी है। लेकिन आज के इस डिजिटल और एआई के युग में जब जानकारी हर सेकंड हम पर हमला कर रही है, तो क्या सुरक्षा की हमारी पारंपरिक परिभाषा बदल नहीं जानी चाहिए? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। शायद इस नई दुनिया में हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती हमारा मानसिक लचीलापन ही होगा। एक तरफ बाहरी दुनिया में आसमान के तारों को देखने और सुकून पाने के लिए डार्क स्काई पार्क्स बनाए जा रहे हैं, क्योंकि शहरों में कृत्रिम रोशनी का ओवरलोड है। तो क्या भविष्य की सबसे बड़ी सेफ्टी पॉलिसी हमारे खुद के दिमाग को सूचना और डेटा के इस अंतहीन ओवरलोड से बचाने की नहीं होगी? क्या मानव मस्तिष्क को भी अब अपने लिए एक डार्क स्काई पार्क की जरूरत नहीं है, जहां कुछ पल के लिए कोई डिजिटल रोशनी, कोई शोर ना हो? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। इसी गहरे और शांत विचार के साथ श्रोताओं, आज की इस गहन चर्चा को यही विराम देते हैं। इन सवालों को अपने जहन में उतरने दीजिए, क्योंकि असली समझ की शुरुआत यहीं से होती है। इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।